अभिवादनम सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गौड़ एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और पाठकों का अपने YouTube चैनल आवाहन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चौड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, डाइट पौड़ी गढ़वाल से रूबरू करवाऊंगा। इस संस्थान में 2 फरवरी 2023 से लेकर के 6 फरवरी 2023 तक हिंदी विषय कक्षा 8 और 9 के लिए ई कंटेंट के निर्माण की कार्यशाला चली और वहां पर प्रतिभागियों ने किस प्रकार से ई कंटेंट का निर्माण किया उनसे भी बात करेंगे और इस संस्थान से भी आपको रूबरू करवाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चौड़ी गांव जनपद पौड़ी गढ़वाल, ये उसका मुख्य गेट है संस्थान का। और अभी इस पर रंग रोगन हुआ है और ये आप देखेंगे जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है इस मकान के पीछे भी यह कार्य अभी हुआ है। अब हम डाइट के अंदर प्रवेश करते हैं और डाइट के जो अंदर के भवन हैं उनसे आप सभी को रूबरू करवाते हैं। जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर कोरोना काल का एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार के निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरी ओर से अभी ये नवनिर्मित गेट है बना हुआ है और इसका लोकार्पण अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ है। यहाँ पर ये पत्थर भी लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। कार्य का नाम लोकार्पण डॉक्टर धन सिंह रावत जी माननीय मंत्री जी ने इसका किया है। 15 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है और ये नवनिर्मित गेट है। और साथ में ये बोर्ड भी यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का लगा हुआ है नए गेट के सामने। ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का जो मुख्य प्रशासनिक भवन है, ये उसकी सीढ़ियाँ हैं और ये उसका मुख्य गेट है और उसका गेट है। इस भवन को भी हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो मुख्य भवन है और यहाँ प्रशासनिक भवन है और ये फुलवारी, यहाँ जो वृक्ष हैं कितना सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। और इसके बगल में ये प्रथम तल में भी प्रशिक्षण हॉल है। पहले प्रशिक्षण इस ऊपर वाले हॉल में और जो नीचे वाला हॉल है यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब नया प्रशिक्षण भवन बन चुका है ऊपर। डाइट के अंदर जैव विविधता उद्यान फेज 1 बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर स्थापित है और इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन से वृक्ष लगाए गए हैं इस बोर्ड में आप देख सकते हैं। और आगे हम उन वृक्षों को भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम प्रकार के वृक्ष यहाँ पर लगाए हैं। ये देखिए जैव विविधता पार्क जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, मैं आप लोगों से जो प्रशिक्षण हॉल की चर्चा कर रहा था कि नया प्रशिक्षण हॉल बना हुआ है, वो यही बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब लगभग जितने भी प्रशिक्षण होते हैं इसी हॉल में होते हैं और यहाँ पर अंदर बहुत सुंदर बैठने की व्यवस्था है और LED टीवी लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये इस भवन के मुख्य दरवाजे हैं। ये इस हॉल में अब जितने प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। ये आप जो भवन देख रहे हैं ये छात्रावास है, हॉस्टल है और पूर्व में जितने भी प्रशिक्षणार्थी आते थे यहीं रह करके BTC, विशिष्ट BTC और DLED का प्रशिक्षण लेते हैं। ये बहुमंजिला भवन है, लेकिन अलग अलग खेतों में आप देख पा रहे होंगे ये पहाड़ी शैली में बना हुआ भवन है और तमाम प्रशिक्षणार्थियों ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्रों में आज सेवा दे रहे हैं। और इस छात्रावास का उद्घाटन तत्कालीन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी श्रीमती पुष्पा मानस जी द्वारा किया गया है। और बगल में ही जो आप ये ऊंचा भवन देख रहे हैं ये नया हॉस्टल बना है। इसमें प्रथम तल और द्वितीय तल और जिसको हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं वो है। यहाँ ऊपर कैंटीन और छात्रावास है।
ये देखिए कितने सुंदर यहाँ पर पूर्व में लगाए गए वृक्ष कितने सुंदर लगे हुए हैं, कितने इस संस्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो ये 5 दिवस की हमारी ई कंटेंट निर्माण की जो कार्यशाला थी, इसमें हमारे कुछ अनुभव हैं और सभी के, जिसको मैं कि अपने माध्यम से मैंने डिस्कस किया सभी के साथ, और उस पर निष्कर्ष जो निकले हैं और जो मेरे अनुभव रहे हैं ई कंटेंट निर्माण को लेकर के, उस पर मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। ई कंटेंट निर्माण के समय जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, सबसे पहली जो समस्या है कि उसमें पजल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कहाँ रिकॉर्डिंग करें, कहाँ हम उसको कंटेंट को तैयार करें, कहाँ हम उसको उसमें ग्राफिक्स डालें, कहाँ हम उसमें एनिमेशन डालें। तो इन चीज़ों में उलझना नहीं है, इसकी बारीकियां मैं अपने अनुभव के आधार पर बड़े ही सूक्ष्म तरीके से बताऊंगा, जिसका कि जो है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले जो इसमें मुख्य बात ध्यान देने वाली है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स के अंदर नहीं फंसना है। आज आपको पता चला कि हम इसमें पावर पॉइंट में निर्माण कर रहे हैं, कल किसी ने कहा कि फिल्मोरा के अंदर निर्माण कर लो, किसी ने कहा नहीं नहीं अडोबी की एक और वेबसाइट है उसमें जाके कर लो। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल नहीं उलझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट का एक पावर पॉइंट जो उनका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर काम करना है। और उसके अंदर इतने फीचर्स हैं कि एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उसके अंदर निर्मित किया जा सकता है। और उसके बाद आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा एक फ़ोन लीजिए और उसमें आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, और या फिर अगर बहुत ज़्यादा है, ओबीएस एक सॉफ्टवेयर है, बहुत सरल है यूज़ करना इसको। उसके अलावा ना कैनवा यूज़ करना है, ना आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत बड़े बड़े ये जो शब्द होते हैं जो कि एक ई कंटेंट निर्माण में जो काम आते हैं उनको डराने के लिए यूज़ हो जाते हैं और आदमी थकार के पीछे बैठ जाता है। इसका काम कभी नहीं करना है। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि छात्रों तक हमारा जो अवधारणा है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि हम इस ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत कलाकारी दिखानी है। एक विषय के अध्यापक को इसलिए चुना गया है ताकि वो अपने अनुभव, कक्षा के अनुभव प्लस तकनीकी के माध्यम से किसी भी कंटेंट को एकदम सरल रूप में छात्र तक पहुंचा सके। हम चढ़ी गांव डाइट में इस समय उपस्थित हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है ई कंटेंट। ई कंटेंट जिसमें कि ई का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, अर्थात हमने कक्षा 8 एवं 9वीं कक्षा के विषय हिंदी के कुछ पाठों को ई कंटेंट के माध्यम से अपलोड करना है दीक्षा पोर्टल पर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिला है, जिसमें कि एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट पर किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से हमने स्लाइड शो करना है, कैसे हमने उस पर एडिटिंग करनी है, किस प्रकार से अपनी वॉइस ओवर करना है, और उसे हम ओबीएस ऐप के माध्यम से यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे काइन मास्टर का यूज कर सकते हैं, और किस प्रकार से कैनवा ऐप जो कि प्ले स्टोर से मिलती है जिस पे ऑनलाइन कार्य किया जाता है, इस पे कार्य करने का हमारा यह अनुभव बहुत ही अच्छा है। ई कंटेंट निर्माण कार्य के दौरान हमने पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जरिए, कैनवा के जरिए और काइन मास्टर आदि बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके जरिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के पाठ्यक्रम से लेकर के संबंधित कुछ जानकारियां डाली हैं, कुछ जानकारियां, कुछ कार्यक्रम इस तरह के बनाए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनको सहायता मिले। तो बच्चे पावर पॉइंट्स का यूज भी करेंगे, पावर पॉइंट्स की जो हमारी बनाई हुई स्लाइड्स है उनको देखेंगे और उनका निश्चित रूप से ज्ञान बढ़ेगा। इसके लिए कुछ हम साथियों ने प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप लोगों को यह अच्छा लगेगा, छात्रों को पसंद आएगा। हम तो ये ई कंटेंट की कार्यशाला चली चढ़ी गाँव गाइड में, ये बहुत ही सुंदर एक नया अनुभव मिला हम लोगों को करने का, क्योंकि यह जो है हम लोगों के लिए भाषा वालों के लिए तो कठिन होता है, लेकिन जिस तरह से हमें समझाया गया यहाँ पे और बताया गया तो हमने उसका प्रयोग किया, तो बहुत ही सरल तरीके से हम आराम से ई कंटेंट बना सकते हैं। अच्छे सॉफ्टवेयर हैं और उस पर हम एक नई तकनीक के तौर पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। डाइट में ये 5 दिवसीय जो कार्यशाला हुई ई कंटेंट हिंदी भाषा की, इससे हिंदी भाषा के अध्यापकों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका है कि वो अपने हुनर को टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकें। यूँ तो भाषा सभी विषय से जुड़ी होती है, लेकिन भाषा के अध्यापक को अगर विज्ञान के साथ, तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए तो भाषा पढ़ने और पढ़ाने का आनंद दुगुना हो जाता है। तो निश्चित रूप से
इससे छात्र छात्राओं को बहुत ही लाभ मिलेगा। हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से, कैनवास एक ऐप है, उसके माध्यम से जो हमारा गद्य है, पद्य है या अपठित या व्याकरण से संबंधित जो भी हमारा ई कंटेंट है, उसकी जो गुणवत्ता है वो इतनी रोचक हो जाएगी कि छात्र छात्राओं को बहुत मजा आएगा। हम यहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हैं। आज हमारा 5वां दिन है और जो हमने 5 दिन तक यहाँ किया, ई कंटेंट तैयार किया, पावर पॉइंट पे मैंने तैयार किया, तो बड़ा ही रोचक और मज़ेदार है। और वास्तव में जब हम क्लास में इसका प्रयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाते समय, तो हम भी पढ़ाएंगे और हम क्लास में लैपटॉप के माध्यम से, किसी अन्य के माध्यम से, जब ये पावर पॉइंट पे या अन्य किसी पे बनाकर दोनों चीज़ मिल करके बच्चों को पढ़ाएंगे, छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे साथ मनोज गुसाई जी, विकास रावत जी, राजेश भट्ट जी और हितेंद्र देवलाल जी हिंदी के अध्यापक हैं। आइए इनसे पता करते हैं कि इन लोगों ने किस किस प्रकरण पर ई कंटेंट बनाया है। मनोज भाई, आप बताएंगे आपने किस सब्जेक्ट में बनाया है? मैंने जो है कक्षा 9 में उपभोक्तावाद की संस्कृति है, श्यामाचरण दुबे उसके लेखक हैं, और उसी पे मैंने अपना कंटेंट बनाया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किस तरह से हमारे विद्यार्थियों को प्रभावित कर रही है, उसके बारे में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। विकास राव जी, आप बताएंगे? सर, मैंने जो कंटेंट बनाया है वो बनाया है कक्षा 8 की जो 9वां पाठ है, कबीरदास के जो साखियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि कबीरदास वास्तव में कालजयी कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं और उन्होंने जो कहा है, उनकी जो वाणी है, वो जिस भी काल में पढ़ी जाती है अपने आप में अविश्वसनीय है और उनसे हमको और विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सबके कण कण में, कंठ में कबीरदास जी बसे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ राजेश भट्ट जी, ये आईटी के माहिर भी हैं, और हितेंद्र देवलाल जी। हाँ भट्ट जी, थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। हाँ, मैंने हिंदी व्याकरण में बनाया है संधि और विशेषण में, और क्योंकि ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो है एक सतत प्रक्रिया है व्याकरण की, तो ये पर्टिकुलर किसी कक्षा के लिए नहीं है, फिर भी हमने इसमें कक्षा 9 दिया है। और संधि और विशेषण में मैंने जो है पीपीटी बनाई है पावर पॉइंट के माध्यम से। हितेंद्र देवलाल जी, आप भी थोड़ा सा अपना अनुभव जो है शेयर कीजिएगा। जी जरूर, मैंने उपसर्ग पर बनाया है और ये कक्षा 8 के लिए मैंने लिया है। मैंने ये कोशिश की है बताने की कि किस प्रकार से उपसर्ग मूल शब्दों पर मिलकर के उनका अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं। और दूसरा, मैंने कक्षा 9 के लिए संधि बनाई है और संधि में मैंने अयादि संधि पर बनाई है। बच्चे प्रायः क्या होते हैं, यण संधि और अयादि संधि में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और यण संधि को अयादि बताने लगते हैं और अयादि संधि के उदाहरण को यण संधि बताने लगते हैं। तो इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि यण और अयादि संधि में बच्चे कंफ्यूज ना हो और बड़े आराम से दोनों में भेद भी बता।